बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां से शेख हसीना अब भारत आ चुकी है और भारत में भी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि भारत भी इन डेवलपमेंट्स को जो अभी बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन शेख हसीना के बारे में यही है कि वहाँ पर जो अवामी तहरीक चली है, जिसमें ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स का हाथ था, उन्होंने वहाँ पर ये तब्दीली लाई है और इसमें पूरी दुनिया अभी नज़र रखी हुई है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश के नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस ने हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद अब मुल्क को आज़ाद करा दिया है। ये अब बांग्लादेश की तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में डॉक्टर यूनिस उन्होंने कहा कि मुल्क में जारी तशद्दुद के बाद शेख हसीना वाजिद के खात्मे से बांग्लादेश अब एक आज़ाद मुल्क बन गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही डॉक्टर यूनिस है, जो वहाँ पर चीफ एडवाइज़र बनने जा रही हैं। शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से और मुस्तफ़ी होने के बाद अब जो सूरत हाल वहाँ पर बदल रही है, तो उसमें जो लीडिंग रोल है वो डॉक्टर यूनिस का ही नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा कि जब तक हसीना वाजिद मुल्क में थी, हम एक मकबूजा मुल्क में थे। ये इस तरह के अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक मकबूजा फोर्स, डिक्टेटर और फौजी जनरल की तरह रवैया रखती थी और हर एक चीज़ पर कंट्रोल चाहती थी। लेकिन आज बांग्लादेश का हर शहरी खुद को आज़ाद महसूस कर रहा है। ये मीडिया के नाम अपने पैगाम में डॉक्टर यूनिस ने कहा, जो उन्होंने हसीना वाजिद के बारे में कहा। डॉक्टर यूनिस ने यह भी कहा कि मुल्क में यानी बांग्लादेश में मुजाहिरीन की जानिब से तशद्दुद और एहतजाज शेख हसीना के खिलाफ गुस्से का इजहार था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले यही नौजवान अब मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ ले जाकर जाएंगे और इसकी सरबराही करेंगे। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने डॉक्टर यूनिस पर 190 मुकदमात किए थे और वो इस वक्त जमानत पर थे। वजह रहे कि शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेशी तलबा तहरीक ने मुल्क में फौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार कर दिया है और डॉक्टर यूनिस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का भी उन्होंने मुतालबा किया है। लेकिन इसी के साथ एक और खबर भी जोड़कर बताना चाहेंगे, जो इसी शेख हसीना के बारे में ही है और पूरी बांग्लादेश की जो हिस्ट्री बता रही है। बांग्लादेश में बगावतों और शोरशों की एक तवील तारीख रही है। आपको बताते चले कि 1981 में जनरल इसी साल में मजीद 2 बगावतें हुई थी, जिनके नतीजे में नवंबर में जनरल ज़ियाउर रहमान ने इक़्तिदार संभाल लिया था। 1981 में जनरल ज़ियाउर रहमान को चट्टागांग में सरकारी गेस्ट हाउस के अंदर कत्ल कर दिया गया था। यह कार्रवाई फौजी अफसरान के एक ग्रुप ने की थी। 1982 में जनरल ज़ियाउर रहमान के जानिशीन अब्दुल सत्तार को फौज ने जनरल मोहम्मद अरशद की फौजी बगावत के जरिए निकाल दिया था। जनरल इरशाद ने मार्शल लॉ मुनज़्ज़म की हैसियत से इक़्तिदार संभाला और बाद में सदर बन गए थे। साल 2007 में आर्मी चीफ ने फिर एक बगावत की और 2 साल अबूरी हुकूमत बनाई, जिसके बाद साल 2009 में शेख हसीना इक़्तिदार में आई थी। साल 2009 में कम तनख्वाहों पर बगावत करने वाले नीम फौजी दस्तों ने ढाका में 70 अफराद को कत्ल कर दिया था, जिनमें ज़्यादातर फौजी अफसरान थे। ये गदर दर्जन भर शहरों तक फैल गया और 6 दिन जारी रहा, जिसके बाद नीम फौजी दस्तों ने मुज़ाकरात के एक तवील सिलसिले के नतीजे में हथियार डाल दिए थे। 2012 में बांग्लादेशी फौज के बकौल उसने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान की जानिब से शरिया इनकलाब लाने के लिए बगावत नाकाम बना दी। ताहम साल 2024 में अब बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने कहा कि हसीना वाजिद ने कोटा मुखालिफ एहतजाज की वजह से इस्तीफा दे दिया है। इसकी टाइमलाइन पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर जो पहली बगावत हसीना वाजिद के वालिद और मुल्क के पहले वजीर आज़म यानी बांग्लादेश के पहले वजीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ हुई थी। यानी शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो पहली तहरीक चली किसी भी वजीर आज़म के खिलाफ, तो वो शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनके खिलाफ इस तरह की बगावत चली है। तो बांग्लादेश के अंदर आज की ये बगावत कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इस तरह की चीज़ें हिस्ट्री यही बता रही है, तवारीख यही बता रही है कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रही हैं। लेकिन भारत का इस पर किस तरह का कंसर्न है?
आपको बताते चले कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन, जो कि बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर भी थे, ने कहा है कि हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ बांग्लादेशी अवाम खुसूसन नौजवान सड़कों पर आकर अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन साबिक सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल में जहां खराब माशी सूरत हाल ने अब अहम किरदार अदा किया है, वहीं अपोजिशन जमातों BNP और जमात इस्लामी ने भी अपना हिस्सा डाला है। यानी जिस जमात इस्लामी को लेकर शेख हसीना काफ़ी मुखालिफ थी और जमात इस्लामी के कई सरकर्दा लीडरान को फांसी की सज़ा भी बांग्लादेश के अंदर दी गई है, वहीं पर भारत के हाई कमिश्नर जो तैनात रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, हर्षवर्धन, उनका कहना है कि आज जो यहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ मूव हुआ है, तहरीक चली है, उसमें बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है उन्होंने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। उनका कहना था कि इस एहतजाज के दौरान जो फंडामेंटलिस्ट जिन्हें बुनियाद परस्त कहते हैं और पाकिस्तान की हामी जमात इस्लामी बहुत सरगर्म रही है। यानी भारत की जानब से अगर देखा जाए, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा है उनका कहना है कि इसमें पाकिस्तान की हामी जमात इस्लामी सरगर्मी अमल रही है और इस तरह से सड़कों पर अपनी ताकत का मुजाहरा किया गया है और एहतजाज में तशद्दुद का उनसर भी शामिल होने का बाइस बनी है। बांग्लादेश में भारत के साबिक हाई कमिश्नर का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में बैरूनी कुव्वतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसके बाइस बांग्लादेश और भारत के भी कौमी सलामती के मुफादात को नुकसान पहुंचा है। काफी बड़ा अहम बयान जो है भारतीय साबिक हाई कमिश्नर का है और भारत के कौमी मुफादात को पहुंचने वाले नुकसान के सवाल पर उनका कहना था कि इसके मुज़िर असरात अहम हम पर होंगे। शेख हसीना से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। बांग्लादेश में आइंदा इंतखाबात के नतीजे में बुनियाद परस्त जमातें इक़्तिदार में आ सकती हैं। तो इस तरह से भारत की कंसर्न्स जो है वो बांग्लादेश को लेकर काफ़ी बढ़ने लगे हैं और यही वजह है कि भारत ने आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी। चले, बांग्लादेश की सूरत हाल को लेकर भारत के अंदर कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन इस कुल जमाती मीटिंग की जो सदारत थे वो SJ शंकर कर रहे थे, जो कि मुल्क के खारजा वजीर हैं। सारी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया और कुल जमाती मीटिंग के अंदर जो अंडर डिस्कशन रहा वो यही कि बांग्लादेश के अंदर जो ये अभी मूव है तो उस पर राहुल गांधी ने एक बड़ा नुक्ता उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि इससे सिर्फ तलबा का एहतजाज न समझा जाए, बल्कि राहुल गांधी का ये भी कहना है कि इसमें कुछ फॉरेन एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उस पर भारत ने कहा कि हम सभी, यानी मुल्क की सरकार SJ शंकर ने कहा कि हम सभी पहलुओं को देख रहे हैं कि कहीं इस पे कोई फॉरेन एलिमेंट तो नहीं है, कोई आस पड़ोस के जो ममालिक है, जैसे चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या नेपाल हो या कोई और कंट्री हो, तो उसकी तरफ से कोई एलिमेंट तो नहीं है। उसको बारीकबीनी से देखा जा रहा है और इस हवाले से SJ शंकर ने फिर बाद में राज्यसभा के अंदर भी इस बात की वजाहत की है और राज्यसभा के अंदर SJ शंकर ने क्या कुछ कहा इस ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। The Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi.
The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, चलिए, राज्यसभा के अंदर आज एस जयशंकर की यह तकरीर, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की सूरत हाल का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अभी भी सूरत हाल कशीदा है और भारत सभी पहलुओं पर नज़र रखे हुए हैं और बांग्लादेश के अंदर जो भारत के शहरी हैं उनको सही तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से भी उन्होंने यहाँ पर मुख्तशनीद की है। 8,000 के करीब जो वहाँ पर लोग थे उन्हें वापस बुलाया गया था। कुल 20,000 के करीब भारतीय शहरी वहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें बेशतर स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। लेकिन इस सब के बढ़कर बांग्लादेश के अंदर, जो कि एक पड़ोसी मुल्क है भारत का, और उसमें जो सूरत हाल बन रही है, ये भारत के लिए क्यों काफ़ी बड़ा कंसर्न बन रहा है, इस पर बात करने के लिए खारजा मामलात के एक्सपर्ट्स जो मशहूर संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, आपका खैर मकदम है। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है वॉइस टीवी उर्दू पर, लेकिन जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल अभी बन रही है, इसका किस तरह का इम्पैक्ट जो है भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि हर्षवर्धन जी जो कि साबिका खारजा सेक्रेटरी रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उनका कहना है कि इसमें जमात इस्लामी का भी हाथ है और इसमें कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो किस तरह का नजरिया आप रखते हैं? जी देखिए, बांग्लादेश में ये जो घटनाक्रम सामने आया है, ये एक गहरी साजिश का परिणाम दिखाई देता है, जिसमें कि बांग्लादेश के अंदर की जो घरेलू जो शेख हसीना की सरकार के विरोध में ताकतें, जो अनेक कट्टरवादी तत्व, जमाते इस्लामी जैसी एक कट्टरवादी राजनीतिक दल, उसके साथ जुड़ा हुआ छात्र शिविर नामक एक छात्र संगठन, और जाहिर है कि बांग्लादेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इसमें भूमिका दिखाई देती है। साथ ही साथ जैसा कि आपने हर्षवर्धन श्रृंगला जी के बयान का जिक्र किया, मेरा भी ऐसा मानना है कि इस पूरी साजिश में विदेशी शक्तियां भी इन्वॉल्व हैं, खासकर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI और चाइना की इसमें भूमिका दिखाई देती है। और ये जो पूरी स्थिति है, ये जाहिर है कि बांग्लादेश के लिए चिंताजनक है। बांग्लादेश में ऐसी आतंकपरस्त, अतिवादी, कट्टरता के विचारों को रखने वाली जो के तत्व है, जो ऐसी राजनीतिक वहां पे अगर जो पार्टी यदि वो ज्यादा प्रभावित होती हैं, तो ये बांग्लादेश के अंदर काफी चिंताजनक स्थितियां वो पैदा कर रहे हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि किस तरीके के वहां पे हालात हैं, और ये जो कट्टरवादी, आतंकपरस्त और अतिवादी ताकतें हैं, यदि ऐसे ही अपना पैर पसारती रही, तो ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए बहुत ही एक बुरे क्षण को दिखाएगा, बुरे समय को दिखाएगा। और ये भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। भारत जो कि बांग्लादेश का एक बेहद महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है, उसके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। बांग्लादेश की पूरी स्थितियों पर भारत की सरकार की पैनी नजर है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने संसद में जो बयान दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो बांग्लादेश के अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में बनाए हुए हैं। और ये भारत के लिए बेहद आवश्यक भी है कि भारत बांग्लादेश की चाहे कोई भी वहां पर एस्टेब्लिशमेंट उभर करके सामने आए, चाहे वो मिलिट्री रूल ही क्यों ना वहां पे आ जाए, या कोई भविष्य में कोई अगर नई पार्टी सत्ता में आती है, तो सभी के साथ बांग्लादेश के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भारत को अपने संपर्कों को बनाए रखना होगा। और बांग्लादेश में ये जो कट्टरवादी, आतंकपरस्त, विस्तारवादी जो ताकतें हैं, वो अपना पैर अधिक से अधिक पसार न सकें, अपना प्रभाव न बढ़ा सकें, इसको भी इंश्योर करने के लिए भारत को बांग्लादेश के सभी के साथ, बांग्लादेश के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ संपर्क में रहना होगा।
भारत बांग्लादेश की पूरी मदद करेगा, इसमें ये स्पष्ट हो गया है। आप जानते हैं कि भारत सरकार की पड़ोसी राष्ट्रों को लेकर के एक नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। बांग्लादेश तो हमारा एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है, चाहे वो हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हो, चाहे वो पूरे क्षेत्र में आप देखिए तो बांग्लादेश हमारे ईस्ट एशिया बिल्कुल आपकी संजीव जी जब हम इसे ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, एक बड़े कैनवास पे देख रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री थी जो भारत की काफी करीबी थी, इस एतबार से भी कि शेख हसीना के काफी अच्छे मरासिम, काफी अच्छे रिश्ते भारत के साथ थे जहां तक उनकी बांग्लादेश का ताल्लुक है। लेकिन अब चूंकि वहां पर एक चेंज अब देखने को मिल रही है, ऐसी ताकतें आपके कहने के मुताबिक वहां पर आ रही हैं जिनके फॉरेन जो है कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में भारत के जो मरासिम है, जो रिश्ते हैं, वो उस नवीयत के नहीं रहने वाले हैं बांग्लादेश के साथ जिस नवीयत के अभी तक के हैं। नंबर एक। नंबर दो, हम अगर नेपाल के विजाविज भी देखते हैं तो वहां पर भी चाइना की इन्वॉल्वमेंट थी, तो किस तरह से नेपाल को थोड़ा सा भारत से दूर किया गया था। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भी एक जो चेंज आ गई थी, तख्ता उलट गया था अशरफ गनी का, तो वो भी भारत के लिए एक नुकसानदेह था। पाकिस्तान तो है ही, चाइना भी ऑलरेडी भारत का एक बड़ा दुश्मन है ही। तो इस सारे सिनेरियो को आप किस नजर से देखते हैं कि भारत किस तरह से ऐसे जो है घेराव में आ गया है और इसको टैकल करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी भारत अभी अपना रहा है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये भारत को लगातार घेरने की, भारत को पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को बिगाड़ने की जो अनेक साजिशें चल रही हैं। चाइना जो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी श्रीलंका में जो संकट आया था उसमें भी चाइना का उसमें एक बड़ा रोल था। चाइना ने जो बड़ा कर्ज दिया था, उसकी वजह से श्रीलंका उसके कर्ज के जाल में फंसने की वजह से उसके ऊपर भारी संकट आया, लेकिन वहां पर भी भारत ने श्रीलंका की बढ़ चढ़ के मदद की। अभी आपने मालदीव्स में देखा कि मालदीव की जो मोइजू की सरकार है, वो इंडिया आउट कैंपेन के साथ उसने चुनाव लड़ा और है कि वो प्रो चाइना अप्रोच के साथ वो सत्ता में है। लेकिन भारत ने मालदीव के साथ भी अपने सकारात्मक अप्रोच को बनाए रखा और अब मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की विचारों में और उनके अप्रोच में भारत के प्रति समर्थन दिखाई दे रहा है। वो भारत को थैंक्स कह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। उसी तरीके से नेपाल में भी चाइना का जो इंटरवेंशन बहुत ज्यादा उसने बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ तक कि जो काठमांडू में चाइना की एम्बेसडर थी वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की बैठकें भी आयोजित करती थी। तो इससे स्पष्ट है कि चाइना नेपाल की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और वो भारत को जाहिर है कि नेपाल से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये चाइना की साजिशें हैं वो हर जारी है। पाकिस्तान को उसने अपने जद में रखा है, अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर भी उसकी नजर है। लेकिन जहां तक भारत का अप्रोच है, तो आप जानते हैं कि भारत की विदेश नीति में इस प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल के दौरान हम प्रोएक्टिव नेबरहुड पॉलिसी पर चलते हैं। पाकिस्तान का एक एक्सेप्शन है। पाकिस्तान क्योंकि आतंक को नहीं त्याग रहा है कि जैसे पाकिस्तान से तो कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन जहां तक अन्य पड़ोसी राष्ट्रों की बात है तो भारत सभी के साथ प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज कर रहा है, सभी को उसके संकट की स्थितियों में मदद कर रहा है। और ये जो भारत का प्रोएक्टिव एंगेजमेंट है वो हर जगह बने रहना चाहिए। जहां कहीं भी संकटकालीन स्थिति है वहां पर तो और अधिक भारत को एंगेज करना। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी बात रखने के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी जो कि भारत के एक मारूफ एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स को लेकर, अभी वॉइस टीवी उर्दू के साथ बराह रास्त थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम पास्ट को देखेंगे तो भारत के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं वहां पर एक रिजीम चेंज हुआ है। वो कैसे हुआ है? आपने पाकिस्तान के अंदर देखा कि नवाज शरीफ को इमरान खान के मुकाबले में काफ़ी जो है करीबी तस्वर किया जाता था भारत के, लेकिन वहाँ पर भी उसके हक में अगर चेंज आई है लेकिन ज़रूर आ गई है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम श्रीलंका के अंदर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी जो बहरान उठा था तो वहाँ पर भी एक चेंज आई है और बांग्लादेश के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली अभी रोनमा हुई है। और उससे पहले अफगानिस्तान के अंदर भी जो अशरफ गनी वाली सरकार थी उसके और भारत के काफ़ी करीब जो है ताल्लुकात थे और काफ़ी अच्छे मरासिम थे। लेकिन ये चेंज आखिर क्यों आ रही है? और इस हवाले से जो राहुल गांधी ने भी अब सवाल उठाया है कि कहीं इसमें कोई फॉरेन एलिमेंट तो नहीं है
और अगर फॉरेन एलिमेंट होगा तो क्या भारत की जो खारजा वजारत है या जो विदेश मंत्रालय है, कहीं उसमें फॉरेन अफेयर्स को डील करने में या इन चीज़ों को समझने में कोई कोताही तो नहीं रही है? और जो भारतीय इंटेलिजेंस है वो इस हवाले से क्या कुछ नुक्ता नज़र रखते हैं, ये आने वाले दिनों में ये तस्वीर भी अब साफ होने जा रही है। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि साबिका वजीर भी है, जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर आला भी है, वो क्या कुछ कहते हैं। उन्होंने आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की है श्रीनगर के अंदर, क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। We should be extremely careful and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis today. For many years there has been unrest and the unemployment has been one of the major factors. And secondly, economic condition of the country was also very bad. Putting all these things together really led to a situation whereby the government had to fall. I think all dictators must remember they will face the same thing as Bangladesh faced. We should be extremely careful. सभी डिक्टेटर्स को ये बात समझने की ज़रूरत है जो अभी बांग्लादेश की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। कहीं इशारा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ तो नहीं था, हालांकि उन्होंने नाम कहीं पर भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नहीं लिया है, लेकिन इशारा और अटकलियाँ यही बता रही हैं कि डॉक्टर फारूक साहब का यही अंदाज है और यही अंदाज़ बयान है। लेकिन जम्मू कश्मीर में और भी खबरें हैं स्टेटहुड को लेकर। आपको याद ही होगा कि कल ही बरसी बनाई गई है इस 5 अगस्त साल 2019 के उस फैसले की जिसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया और वज़ीर-ए-आज़म से लेकर दाखिला वजीर और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जानब से भी ये जश्न मनाया गया कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर दूरियां खत्म हो गई हैं, तामीर और तरक्की का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब कश्मीर छोड़ो, जम्मू के अंदर आज एहतजाजी मुजाहरे हुए और जम्मू के अंदर आज जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो जम्मू के ही हैं और उनका कहना है कि हमें महाराजा हरी सिंह वाली स्टेट चाहिए। यानी जो महाराजा हरी सिंह ने हमें ताज पहना था जम्मू के लोगों को, जो एक आइडेंटिटी दी थी, हमें वही चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए। ये आज जम्मू के अंदर जो रियासत की दर्जे की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के लीडरान ने एहतजाज किया। आपको याद ही होगा कि युवा राजपूत सभा के इन्हीं लोगों ने पिछली बारी टोल प्लाजा को लेकर भी एहतजाज किया था और आज जम्मू के लोग इंतखाबात से करें ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू को यानी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। फायदा नुकसान आपको पता है कि जम्मू के लोग धीरे धीरे पिसते जा रहे हैं। आज हम आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सरकार ने जम्मू के डोगरों की बात भी सुननी चाहिए। 370 तोड़ दी, हम नहीं बोले 35। देखिए, सड़कों पे इंसान तब आता है जब उस पर जुल्म होता है, जब उस पर तानाशाही जो है थोपी जाती है। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को आराम से जी रहा हो वो सड़कों पे नहीं आता, धूप पसीने में, बारिश में, तूफानों में बाहर नहीं आता। जम्मू के लोगों के साथ, खासकर जम्मू के डुगर वासियों के साथ जो दो भाजपा गवर्नमेंट कर रही है, मैं सीधा भाजपा को बोलूँगा क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, ना ही किसी को समर्थन करता हूँ। भाजपा सत्ता में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो हमारे जम्मू कश्मीर महाराजा हरी सिंह जी ने विलय करके 1947 में हिंदुस्तान के साथ विलय किया और हिंदुस्तान को ताज पहनाया था, वो ताज आज जो है वो छीना जा रहा है, वो उतारा जा रहा है। इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, ये एक ही रूलिंग गवर्नमेंट है वही बनाई जा रही है। क्योंकि अगर हमारे को यूटी बनाई तो हमें यूटी का जो दर्जा था, यूटी की फैसिलिटीज थी वो तो देनी चाहिए थी। हमें एक भी फैसिलिटी यूटी की नहीं मिली। हमारे पे पिछले दिनों में हमने आंदोलन किया, युवा राजपूत सभा ने हमारे पे ब्रिटिश जो कानून था उसकी भी जो है। तो जम्मू के अंदर आज राजपूत सभा के इन लोगों की जानब से ये प्रदर्शन या उनकी जानब से ये एहतजाज ये ठीक उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर मुमकिन तौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर असम्बली इंतखाबात होंगे। और ये एहतजाज भारतीय जनता पार्टी के लिए कई चैलेंज तो खड़ा तो नहीं कर रहा है, एक सवाल, एक मौजू अभी भी बना हुआ है। लेकिन सईद बशार अहमद बुखारी
जो कि पीडीपी के लीडर हैं। उन्होंने आज श्रीनगर के अंदर मीडिया से बात की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है पीडीपी हेडक्वार्टर के यहाँ, और उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर 370 ही जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की में रुकावट थी, तो कई सारी रियासतें ऐसी हैं मुल्क की जहाँ पर 371 है और वहाँ पर भी उन्हें रिजर्वेशन है और वहाँ पर भी उन्हें खुसूसी जो है इख्तियारात है, दर्जा है किसी एतबार से, तो वहाँ हटाया क्यों नहीं गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्यों? अगर आप कहते हैं कि 370 यहाँ पे रुकावट था, तो जो 371 है वहाँ भी उन स्टेट्स में बहुत सारे इख्तियारात हैं। तो जब आपको यहाँ का आपको लगा कि ये रुकावट है, तो बाकी स्टेट्स का क्यों नहीं लगा रुकावट है? वहाँ भी तो बहुत सारे, आप जाइए गूगल में पढ़ लीजिए कि 371 में कितने कितने इख्तियारात उनके हैं। तो एक स्पेशल स्टेट्स तो है ना, जैसे ये आपका शायद मुझे नहीं पता आसाम है कि नहीं है, आंध्र, ये जो उधर से है नागालैंड है वगैरह, वहाँ पे कुल 11 स्टेट्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमें एक 371 दे दीजिए, हम खुश हो जाएंगे, हम 370 की बात नहीं करेंगे। आई वॉज मेकिंग अ पॉइंट कि आप इस तरह से बात करते हैं कि एज इफ यही सब गलत था, बाकी सारा सही है। मेरा पॉइंट वो था। तो हम विल बी स्ट्रगलिंग, हम स्ट्रगल करते रहेंगे आर्टिकल 370 के लिए जिस तरह से पॉसिबल मुमकिन हो। बट मैं ये कह रहा था कि जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई बात कहेंगे, उनको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सवाल पूछने वाला भी कोई होगा जो आपसे सवाल पूछ सकता है। ऐसा ना सोचें कि यहाँ सारे डफर बैठे हैं, हमारे पास अकल नहीं है, बस आप ही की पार्टी और आपके लीडर अकल लेके आए हैं। हमारी भी सोच है, हमारी भी समझ बूझ है, ऐसा मत मेरा। चलिए नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।